हेलो गाइज। अपन लोग इसका चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे साइंस का हेरिडिटी का। अब इसके जो है तो क्वेश्चन आंसर बाकी थे, तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। अब कितने कंप्लीट तो नोट्स हैं पूरा गाइज, लेकिन ये है कि कितना रिकॉर्डिंग हो पाता है। मोबाइल में इस तरीके से वीडियो बनाओ तो स्पेस ज़्यादा ले लेता है, इसलिए उतना जल्दी जो है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है आंसर कि अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में लक्षण बी 60%, लक्षण ए 10% लक्षण से पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में विविधताएं कम होती हैं और जो लक्षण ज़्यादा आबादी में पाया जाता है वह ज़्यादा समय से मौजूद है और पीढ़ियों से स्थानांतरित होता आया है, जबकि कम संख्या वाला लक्षण ए हाल ही में उत्पन्न हुआ होगा। यानी कि हाल में उत्पन्न हुआ है, यानी क्या है, एक बदलाव है, म्यूटेशन है। कारण क्या है इसका, देखिए अलैंगिक प्रजनन में विविधता। अलैंगिक प्रजनन में जीव अपने जनक की सटीक प्रतिमा यानी कि क्लोन्स होते हैं, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति या रिप्लिकेशन के दौरान कभी कभी छोटे बदलाव म्यूटेशन होते हैं, जिससे नई विविधताएं या वेरिएशन बनती हैं। फिर लक्षण बी की देखिए व्यापकता क्या है। लक्षण बी 60% जीवों में है, जिसका मतलब है कि यह बदलाव कई पीढ़ियों से आबादी में मौजूद है और सफलतापूर्वक अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। जब उनमें कोई वेरिएशन होता है तो उसका जो है अस्तित्व के किस प्रकार से बढ़ जाता है, ये देखना अपने को। तो देखिए क्या है कि आंसर नंबर 2 में विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीसीज स्वयं को वातावरण के अनुकूल करने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं। केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित रह पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी को सहन करने की उसमें क्षमता होती है। अगर अदर इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अब पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो है तो 1 देखिए, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा बौने मटर के पौधों के बीच क्या कराया, उन्होंने संकरण कराया। से क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे होते हैं। ये देखिए क्या होता है, जो कैपिटल टी होता है ये शुद्ध लंबे पौधे होते हैं और जो स्मॉल टी होता है शुद्ध बौने पौधे होते हैं। और जब इनका दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो क्या होते हैं, F1 पीढ़ी जो मिलती है। तो F1 पीढ़ी में सभी जो है तो लंबे पौधे जो है तो मिलते हैं। इसमें जो कैपिटल टी है आपका लंबे पौधे ये है, तो ये क्या है, प्रभावी जीन होता है। जो ये स्मॉल टी है बौना पौधा जो है ये क्या होता है, अप्रभावी जीन होता है। तो फर्स्ट पीढ़ी में जो है तो स्मॉल टी के बौनापन का लक्षण कोई भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी में जो है तो कैपिटल टी आपका प्रभावी होता है। जब इनका आपस में फिर से क्या कराते हैं, स्व क्रॉस कराते हैं, मतलब जो आपका F1 पीढ़ी प्राप्त होता है, इनका आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो किस प्रकार से मिलते हैं, 3 अपने को लंबे पौधे मिलते हैं और 1 बौना पौधा मिलता है। 3:1 जो है तो प्लांट प्राप्त होते हैं। इसमें से जो जिसमें कैपिटल टी है ये क्या है, प्रभावी है, इसमें लंबा पौधा। जो दोनों शुद्ध जो स्मॉल टी है वे क्या है, बौना पौधा है। तो क्या होते, जब इसका अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अब फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि F2 पीढ़ी जो होती है, सेकंड जनरेशन की जो पीढ़ी होती है उसमें क्या होते हैं, 3 लंबे तथा 1 बौना पौधा होता है। 3:1 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब F1 पीढ़ी को 2 पौधों का संकरण किया गया तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या तो बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था।
कोई भी पौधा बीज के ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी कि चाहे लंबे पौधे हो या बौनापन पौधा हो तो उसमें स्वतंत्र रूप से वो क्या है, किस प्रकार के होते हैं, वंशानुगत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए आंसर में कि नहीं, यह सूचना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि रक्त समूह ए प्रभावी हो तथा रक्त समूह ओ अप्रभावी, तब भी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ हो सकता है। यदि रक्त वर्ग ए अप्रभावी परंतु रक्त वर्ग ओ प्रभावी हो, तब भी पुत्री का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। इस प्रकार से क्या होता है, जो आई ए और आई ए क्या है, ए जीन है, फिर आई ए और आई ओ, तो ये क्या है, जो है तो आई ए क्या है, प्रभावी है आपका। क्यों? क्योंकि देखिए आई ए का जब आई ओ से क्या होता है, मतलब इनका जो है तो क्रॉस होता है। कहने का मतलब ये है कि आई ए जो पिता है और आई ओ माता का है, मतलब जो माता का ब्लड ग्रुप है क्या है, ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। जब इनका दोनों का आपस में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो देखते हैं वंशानुगत के अनुसार कि किसमें कौन सा प्राप्त होता है। तो देखिए पहले क्या प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है, फिर क्या प्राप्त हो रहा है, ओ प्राप्त हो रहा है, फिर इसके बाद जो है तो आई ओ का जब आई ओ से कराते हैं तो क्या हुआ, ओ प्राप्त हुआ, तो पुत्री को जो है तो कौन सा ग्रुप प्राप्त होता है, ओ ग्रुप प्राप्त होता है। इसीलिए जो है तो ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब इसका जो है तो क्रॉस कराते हैं उसके बाद जो है तो पता चलता है। और आपको पता है जो सर्वदाता होते हैं वे कौन होते हैं, ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होते हैं ब्लड का, और जो ए बी पॉजिटिव होते हैं वे क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, वो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, और जो ओ निगेटिव होते हैं वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस बात को 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब पेज नंबर 7 का क्वेश्चन देखिए कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकी रचना निम्नलिखित थी। अब इसमें से पूछ रहा कौन सा, देखिए जब बैगनी का और सफ़ेद का दोनों पुष्प का क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो बैगनी रंग था तो क्या था, प्रभावी था। जब प्रभावी था तो सफ़ेद रंग क्या हुआ, दब गया, उसके लक्षण नहीं दिखाई दिए। अब अपने को देखिए इसमें क्या दिया है, टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर इनका जो है तो देखिए इतना टाइम नहीं रहेगा कि इनको सबको क्या कराएं, क्रॉस कराएं। जब क्रॉस कराएंगे तो उसमें से पता चलेगा कि कौन सा किस प्रकार से है। फिर टी टी, फिर स्मॉल डब्ल्यू है, फिर टी 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 कैपिटल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू डब्ल्यू है। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी डब्ल्यू और डब्ल्यू है। कहने का मतलब ये है इसमें कि आपका आंसर इसमें से क्या होगा, जो टी टी और जो कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू है। कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू आपका वाइट हो गया और टी क्या हो गया, प्रभावी जीन हो गया, आपका बैगनी हो गया। तो मेंडल के तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबे बैंगनी फूल वाले जनक पौधे की आनुवांशिक संरचना टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल 2 डब्ल्यू हैं थी, क्योंकि सभी संतानें बैंगनी फूल वाली थी। बैंगनी प्रभावी है, लेकिन उसमें से लगभग आधे बौने थे, जो दर्शाता है कि लंबाई के लिए जनक विषम युग्मजी, यानी कि जो जनक थे उनके जो पेरेंट्स थे तो विषम युग्मजी थे, क्योंकि उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जो है तो फर्स्ट जनरेशन में जो क्रॉस कराया गया था उसके बाद उनको जो प्राप्त हुआ था उसमें जो है तो ये परीक्षण हुआ होगा। तो टी टी था, और फूल के रंग के लिए समयुग्मजी यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू था, क्योंकि सफ़ेद रंग अप्रभावी है और यह केवल तभी दिखाई देता है जब दोनों युग्मक क्या होते हैं, अप्रभावी हों। यानी कि जैसे आपको व्हाइट वाला है तो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया,
जो आपका बैंगनी वाला है तो प्रभावी हो गया। इसीलिए जो है तो इसमें किस प्रकार के सभी पुष्प दिखाई दे रहे थे, बैंगनी रंग के दिखाई दे रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। आंसर नंबर 2 देखिए, इस अध्ययन के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हल्के रंग की आंखों का लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता न हो। ऐसा भी संभव है कि जिनके माता पिता में दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंखों के हों, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति दोनों जनकों माता पिता से वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन अप्रभावी हों, अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि इसमें बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इस प्रकार से माता पिता के जो रंग है इसीलिए जो है तो इस प्रकार से हैं। जब इसका परीक्षण होगा उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी तो माँ बाप वंशानुगत होते ही हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ लक्षण जो है तो जाते हैं, लेकिन 100% सेम टू सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। अब अपने को क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाना है कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। तो मुख्य अवधारणा क्या है, काले रंग के नर और सफेद रंग की मादा के संयोग से उत्पन्न यदि सारे पिल्ले काले रंग के हों तो कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग कैसा होगा, काला होगा। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, जब इनका आपस में क्या होता है, क्रॉस कराते हैं। ब्लैक डॉग कौन सा हो गया आपका, काला वाला जो है तो बी हो गया। सफ़ेद कौन सा हो गया, जो डब्ल्यू है। तो अब इसको जो क्या कराते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं। तो क्या होता है देखिए, इसका बी ले लिए और उसका डब्ल्यू ले लिए तो बी डब्ल्यू, फिर इसका बी ले लिए फिर उसका डब्ल्यू ले लिए तो बी डब्ल्यू। यानी कि F1 जो जनरेशन है डॉग की, तो किस प्रकार से हो रहे हैं, सभी प्रभावी हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बी है तो प्रभावी जीन है, इसीलिए सभी जो किस प्रकार से डॉग प्राप्त होते हैं, काले कलर के प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी के 2 युग्मकों का संकरण। अब F1 पीढ़ी में जो दो ये सभी जो है तो ब्लैक वाले जो डॉग मिले हैं, इनका जब आपस में संकरण होता है तब देखिए क्या होता है। F1 पीढ़ी के 2 युग्मकों का जब संकरण होता है तो इसमें से क्या होता है देखिए, 3 आपके कैसे हैं, ब्लैक जो है तो डॉग हैं, एक किस प्रकार से है, शुद्ध वाइट है। इसमें जो कैपिटल बी है तो ये क्या है, जैसे जिसमें कोई एलील आपका जैसे कैपिटल हो तो वो शुद्ध होगा, जो स्मॉल हो कैसे होगा, अशुद्ध होगा। यानी कि वो भी शुद्ध है, पर वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये 2 ब्लैक हैं ये कैसे हैं, ये दोनों हाइब्रिड हैं। ये दोनों जो है तो इसमें प्रभावी जीन है। जैसे जब इसका क्या निकालते हैं, जीनोटाइप, तब किस प्रकार से निकालेंगे आप, इसका 1:2:1 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें शुद्ध बी जो है तो ब्लैक है और इसमें 2 जो है तो काला है, लेकिन इसमें क्या है, जीनोटाइप निकालते हैं तो ये 2 हाइब्रिड वाले हैं। फिर एक सफ़ेद हो गया तो ये क्या हो गया, 1। तो इसमें किस प्रकार से जीनोटाइप निकालते हैं, 1:2:1। अब देखिए जो निष्कर्ष निकलता है तो क्या निकलता है कि 3 कुत्ते काले और 1 कुत्ता सफ़ेद रंग का होगा। यह दर्शाता है कि काला रंग प्रभावी है, 3:1 अनुपात में प्राप्त होता है। और जीनोटाइप अगर आपसे पूछ लिया कि कितना है इसका, तो वही होगा 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। लैंगिक जनन क्रिया में क्रोमोसोम के अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रियाओं से सुनिश्चित होती है, जहां दोनों जनक युग्मक बनाते समय अपने गुणसूत्रों को आधा कर देते हैं और फिर निषेचन के दौरान एक नर युग्मक शुक्राणु और एक मादा युग्मक अंडाणु मिलकर संतति बनाते हैं, जिससे हर जनक से बराबर मात्रा में गुणसूत्र 23 संतति को मिलते हैं। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों में कुल 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं
कुल 46 होते हैं। नर से कौन सा गुणसूत्र नर में पाया जाता है? नर में XY और मादा में XX दोनों अपने युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मादा युग्मक में 22 ऑटोसोम्स, एक X गुणसूत्र होता है। नर युग्मक में कितने होते हैं? इसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। तो गाइस आप लोगों के क्वेश्चन जो है तो आज से कंप्लीट होते हैं। अब आप लोगों को कुछ रिवीजन करना होगा। जब आप लोगों को तो एग्जाम पास में आ गया, आप लोगों को रिवीजन चल ही रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर कमी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए कि कौन सा चैप्टर कौन सा क्या पढ़ाना है आपको, कि या कि MCQ कराना हो छोटे छोटे जैसे, तो हम उसका नोट्स बना के आप लोगों को करा देते हैं। MCQ जो आते हैं आपको 20-25 नंबर के। तो गाइज आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए गाइज, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों का एक जो है तो कमेंट गाइज और एक जो सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।